गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यूनिट 5 का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिस टॉपिक का नाम है आपका क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज के बारे में बताया था कि हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज का गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, उसका डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें उस चीज को क्रिटिकली यानी कि एनालिसिस प्रॉपरली उसका करके उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। अब उस चीज के लिए हमें जो एबिलिटी है, उस चीज के लिए जो हमारी सोच है, वो बहुत ज्यादा गहराई तक होनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज क्या होती हैं। अगर हम और आप किसी भी चीज को गहराई तक समझेंगे, शायद तभी उस चीज का प्रॉपर एनालिसिस करके हम रिजल्ट्स को बाहर निकाल पाएंगे। उसके लिए हमने पढ़ा था ये सारे पॉइंट्स हमें और आपको आने चाहिए, या हमें इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस अप करना चाहिए। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये 4 पॉइंट स्टार्टिंग के पढ़ लिए थे, जिसका नाम था डिसर्निंग फैक्ट्स एंड क्लेम्स, क्रेडिटेबिलिटी एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग वैलिड रीजंस, डिस्टिंग्विशिंग रेलेवेंट फ्रॉम इररेलेवेंट फैक्ट और क्लेम्स। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया था, इसका तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया था क्रिएटिव मेथड्स का, क्योंकि ये इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा लंबे हैं। अब हमारे सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे हुए हैं क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज में, जिसका नाम है डिडक्टिव बायसनेस और नोइंग द हिडन मोटिव्स। इस वीडियो में हम इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद हमारा टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट है डिसर्निंग फैक्ट्स एंड क्लेम्स, दूसरा पॉइंट है आपका क्रेडिबिलिटी एनालिसिस, तीसरा पॉइंट है आपका आइडेंटिफाइंग द वैलिड रीजंस, और इसी में इंक्लूडेड अब था ये जो मैंने फिगर आपको समझाई थी, क्वेश्चन अ क्रिटिकल थिंकर आस्क्स। आज और फिर हम ये हमने पढ़ा था डिस्टिंग्विश रिलेवेंट फ्रॉम इररिलेवेंट फैक्ट और क्लेम्स। आज हम ये पढ़ेंगे डिडक्टिव बायसनेस हमारी क्या होती है। अगर इनमें से जो 4 पॉइंट मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, एक्सक्लूडिंग क्रिएटिव मेथड्स, जिसका एक अलग वीडियो दे रखा है, अगर आप लोग चाहें और आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप इन चारों पॉइंट्स के लिए और क्रिएटिव मेथड्स के अलग से आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बाकी के पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है आपका डिडक्टिव बायसनेस या बायस। डिडक्टिव का मतलब होता है पहचानना, बायस का मतलब होता है पक्षपात। ठीक है। अब वो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एन ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट डज हैपेंस, द मीन ऑफ द डिफरेंस इज कॉल्ड अ बायस। अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा किसी के साथ ओवर करते हैं, या किसी चीज के लेके किसी इंसान के साथ बहुत आप अंडर एस्टिमेट उसे कर देते हैं, तो वो चीज आपकी कहलाती है बायसनेस या बायस, जिसे हम कहते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो बायस का मतलब होता है पक्षपात करना। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दिस इज जस्ट द सेम इफ द एस्टिमेटर दैट इज द सैंपल मीन, उसने एक एग्जांपल दिया है सैंपल मीन का, इक्वल्स द पैरामीटर दैट इज द पॉपुलेशन। अगर सैंपल मीन जो मीन है आपका, वो बराबर है हमारे पॉपुलेशन मीन के, सैंपल मीन बराबर है पॉपुलेशन मीन के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। और अगर बराबर नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि ये एक बायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, ये इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, बायस इज व्हेन अ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ पार्शियली प्रेफरेंस और प्रिजुडाइज फॉर एन अगेंस्ट अ पर्सन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। मतलब कि बायस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी इंसान के साथ कुछ अलग से हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट के लिए या किसी आइडिया के लिए हम ओवर या अंडर प्री अजम्पशन बना लेते हैं, तो वो चीज हमारी बायसनेस होती है। प्री अजम्पशन भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि हम उसके बारे में कुछ ज्यादा मतलब उसको फेवरिज्म कर देते हैं, या चीजों को लेके बहुत अंडर फेवरिज्म करते हैं, तो वो चीज आपकी होती है बायसनेस। मच ऑफ व्हाट वी रेड एंड हेयर, जो हम ज्यादा पढ़ते हैं या ज्यादा सुनते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स है जो हमें डिडक्टिंग बायसनेस के ऊपर फोकस करने में मदद करेंगे, या ब्रीफली हम इस टॉपिक या पॉइंट के बारे में इन पॉइंट्स को पढ़ के समझ पाएंगे। गुड क्रिटिकल थिंकर्स, जो अच्छे गहरी अध्ययन करने वाले सोच वाले व्यक्ति होते हैं, दे आर एबल टू स्टेट ऑब्जेक्टिव्स एज पॉसिबल। वो इधर उधर नहीं भटकते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन लक्ष्य होता है, ये लोग उसी पे हम कह सकते हैं कि सेट रहते हैं। ठीक है। वेन लुकिंग एट इन्फॉर्मेशन और सिचुएशन, जब किसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं या किसी सिचुएशन को देखते हैं, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव पे रहते हैं, ना तो ज्यादा ऊपर जाते हैं ना ज्यादा नीचे जाते हैं। जो मेन फोकस्ड अप एरियाज होते हैं, ये उसी के ऊपर अपना फोकस अप करते हैं।
आगे क्या कह रहा है, दे फोकस ऑन फैक्ट्स, ये फैक्ट्स को देखते हैं, एंड ऑन द साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एट हैंड, और जो भी विज्ञान को बेस मान के, यानी कि साइंस के फैक्ट्स और फिगर्स की अगर हमारा बात कर लेते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रख के जो इवैल्यूएशन ये लोग करते हैं, इंफॉर्मेशन इन हैंड, जो इनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको इवैल्यूएट करते हैं साइंस के तथ्यों को लगाकर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव थिंकर्स सीक्स टू कीप देयर इमोशंस, वो जो होते हैं ऑब्जेक्टिव थिंकर्स होते हैं या क्रिटिकल थिंकर्स जिसे हमारा आप कहते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, एंड दोज ऑफ अदर्स, और दूसरों के भी इमोशंस को हर्ट अप नहीं करते हैं, फ्रॉम अफेक्टिंग देयर जजमेंट्स, और ये कोशिश करते हैं कि उनका जजमेंट खराब ना हो। However, मगर it is possible for a people to remain completely objective because we were all shaped by our points of view, our life experience and our perspectives। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि मगर ये पॉसिबल है उन लोगों के लिए कि वो कंप्लीटली अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें, क्योंकि हम और आप सभी लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स पर फोकस्ड अप रहते हैं और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर प्लस अपने पर्सपेक्टिव्स पर भी हमारा ध्यान हमेशा फोकस्ड अप या लाइंड अप रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है, बीइंग अवेयर ऑफ आवर बायसनेस, हमारी बायसनेस को जानते हुए भी, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू बीइंग ऑब्जेक्टिव, ये पहला स्टेप है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस अप करें, एंड लुकिंग एट एन इशू डिस्पैशनेटली, और फिर हम और आप अपने इशू के ऊपर देखें। डिस्पैशनेटली का मतलब क्या होता है, पूरे पैशन के साथ हमें उस चीज को देखना नहीं चाहिए। वंस यू आर एबल टू रिमूव योर सेल्फ एस्टीम फ्रॉम द सिचुएशन, अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम है जो आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है आपने उस सिचुएशन से हटा लेते हैं, यू कैन मोर थॉरली एनालाइज इट, आप मतलब मान मर्यादा या ईगो या प्रेस्टीज या इमेज, इन सब चीजों को अगर हटा लेते हैं तो चीजों को आप अच्छी तरीके से उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से आप चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम घुसा देंगे या अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के बारे में बात करेंगे या अपनी पावर के बारे में बात करेंगे, तो शायद आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेट ना कर पाए। नो वन इज फ्री फ्रॉम बायस एंड फ्री फ्रॉम ओपिनियंस, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो कभी भी चीजों को लेकर पक्षपात ना करे या उसके दिमाग में प्री फॉर्म्ड पहले से ही किसी चीज को लेकर कोई ओपिनियन ना बनाओ। दिस नेगेटिवली अफेक्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्स इन द वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स, ये जो नेगेटिवली पॉजिटिवली नहीं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आता है, और आता है किस चीज में, आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए भी। दस इसीलिए व्हेन थिंकिंग क्रिटिकली, जब हम चीजों को बहुत गहराई से सोचते हैं, यू मस्ट चैलेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, आपको अपने एटीट्यूड को चैलेंज करना चाहिए कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने है मैं गहरा अध्ययन करके मैं क्रिटिकल किसी चीज के बारे में सोचकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। दिस हेल्प्स इन गिविंग अ बेटर सोल्यूशन, यह आपकी और हमारी मदद करता है एक बेटर सोल्यूशन देने के लिए किसी भी प्रॉब्लम का के लिए जो आप फेस कर रहे हो। क्रिटिकल थिंकर्स मस्ट बी ऑब्जेक्टिव ड्राइवन, उनको मतलब क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो अच्छा काम तभी कर पाएंगे जब उनके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी काम को करने के लिए। इसीलिए हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए बोथ द साइड्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, किससे जो भी प्रॉब्लम है उसकी दोनों पहलुओं को हमें नेगेटिव पॉजिटिव को देखना चाहिए, फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब कौन सी उसके फेवर में है और कौन सी उसके अगेंस्ट में है, तभी आप शायद चीजों को और काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। Here are some characteristics of biasness, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आप कह सकते हैं कि कुछ फीचर्स हैं आपके बायसनेस के, वो क्या है, heavily opinionated और one sided, यानी कि आप कैसे पता चलेगा कि ये बायस्ड है, हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज में बायसनेस है, कि किसी एक तरफा मतलब फॉर या अगेंस्ट की तरफ आपका बहुत ज्यादा डिवोशन होगा या आप बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर लीन होंगे या कीन होंगे, मतलब कि या तो आप बहुत ज्यादा फॉर कर रहे हैं या तो आप बहुत ज्यादा अगेंस्ट में है, तो इसका मतलब समझ में आएगा कि आप बायसनेस कर रहे हैं। रिलाइज ऑन अनसपोर्टेड और अनसब्स्टिट्यूटेड क्लेम्स, अगर आप बायसनेस कर रहे हैं तो जो चीजें आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं आप उसका साथ दे रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट्स हाईली सिलेक्टेड फैक्ट्स दैट लर्न टू अ सर्टेन आउटकम्स, आप कुछ ऐसे बहुत ज्यादा चुनिंदा फैक्ट्स के ऊपर फोकस्ड अप करते हैं जो कि सर्टेन आउटकम्स, जो कि कुछ पर्टिकुलर आउटकम्स को लेकर ही करता है। प्रिटेंड्स टू प्रेजेंट फैक्ट्स बट ऑफर्स ओनली ओपिनियन, आप ये शो ऑफ तो करते हैं कि हम फैक्ट्स दिखा रहे हैं मगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन ही उस चीज को लेकर दिखाते हैं।
यूजेस एक्सट्रीम और इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आप इनएप्रोप्रिएट जो कि शायद भाषा सही नहीं है, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि शायद भाषा सही नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। बेसिकली अगर इम्पोर्टेंटली बात करें तो देयर आर 7 फॉर्म्स ऑफ बायसनेस, 7 फॉर्म्स होती हैं जो कि बायसनेस की मानी और बोली जाती है। सबसे पहला इनविजिबिलिटी, कुछ दिखाई नहीं देता। स्टीरियोटाइपिंग होती है, दकियानुसी सोच होती है, फोकस नहीं होता और अनफोकस सोच होती है। इम्बैलेंस एंड सिलेक्टिविटी, आपकी जो भी सोच होती है उसमें कोई बैलेंस नहीं है और आपकी सिलेक्टिविटी भी कोई भी चीज नहीं है। अनरियलिटी, चीजों में कोई भी रियलिटी नहीं है, सब कुछ झूठ है। फ्रेगमेंटेशन एंड आइसोलेशन, आप अकेले में या अकेली चीजों को ही चूज अप करते हैं। लिंग्विस्टिक बायसनेस, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की बायसनेस है। कॉस्मेटिक वायलेंस, यहाँ पर कॉस्मेटिक से मतलब वो वाला कॉस्मेटिक मेकअप वाला नहीं है, यहाँ पर कॉस्मेटिक से मतलब आपका बायोलॉजिकल बायसनेस है आपकी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, नोइंग द हिडन मोटिव्स, आपको और हमें हमारे जो भी मोटिव्स छुपे हुए हैं, आपको और हमें उनके ऊपर ही फोकस अप करना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से छुपे हुए हमारे मोटिव का मतलब होता है लक्ष्य, कारण या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर बनना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स क्यूरियोसिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, लेट मी शो यू। ये देखिए हमने यहाँ पर क्यूरियोसिटी का पॉइंट पढ़ा था। सी, कि अगर आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में, अगर आप क्रिटिकल थिंकर बनना चाहते हैं, और क्रिटिकल थिंकर का ही पार्ट था डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये देखिए क्रिटिकल थिंकिंग 2 तरीके की थी, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये आपकी कौन कौन सी थी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग जिसे हम कह सकते थे पहले वाले में, वो थी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। और उसमें मैंने क्यूरियोसिटी का पॉइंट आपको पढ़ाया था कि आप क्रिएटिव थिंकिंग तब कर पाएंगे, या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी हम कह सकते हैं आप तब कर पाएंगे जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज को जानने की आपके अंदर इच्छा होगी। अगर आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा ही नहीं होगी तो शायद आप चीजों को कभी भी अच्छी तरीके से इवेलुएट अप नहीं कर पाओगे। इवेलुएट अप करने के लिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी नाम की चीज होनी जरूरी है। जैसे कि वो पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि क्रिटिकल थिंकर्स को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकर्स के साथ साथ क्रिएटिव थिंकर्स जो होते हैं उनमें भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स यू टू वांट टू नो मोर, क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो आप किसी भी चीज को बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे और तभी शायद उस चीज के बारे में डीप एनालिसिस आप कर पाओगे। नो मोर, हियर मोर, थिंक मोर, आप उसके बारे में सुनना भी ज्यादा पसंद करोगे और सोचना भी बहुत ज्यादा पसंद करोगे। इफ यू वांट टू थिंक क्रिटिकली, अगर आप किसी चीज को क्रिटिकली बहुत सोचते हो, यू मस्ट नॉट सेटल फॉर द फैक्ट्स, आपके पास जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं आपको सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आप क्रिटिकली सोचना चाहते हो तो आपको उन फैक्ट्स के बियॉन्ड या आगे भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट है, यू कैन बी अ गुड क्रिटिकल थिंकर, आप एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर हो सकते हो ओनली, मगर कब, वेन यू आर क्यूरियस टू फाइंड द हिडन एजेंडा, जब आप किसी भी छुपी हुई एजेंडा, मकसद, लक्ष्य को भांपने की, जानने की कोशिश करोगे टॉपिक्स के पीछे। अगर आप हिडन एजेंडास को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे देन यू कैन नॉट बी अ क्रिटिकल थिंकर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, यू हैव टू रेज अ क्वेश्चन एंड चैलेंज देम कंस्टेंटली, अगर आप हिडन मोटिव्स को जानना चाहते हो तो आपको हमेशा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर 7 W's की भावना नहीं होगी, कब, क्यों, कहां, कैसे, मतलब कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, चैलेंज नहीं करोगे तो कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा और शायद आप उस चीज के अंदर एक्सेल अप नहीं कर पाओगे। एवरी फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब प्रोसेस, शुड स्पार्क योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रेज डाउट्स एंड क्वेरीज इन योर माइंड, आप जो भी प्रोसेस अपनाते हो किसी भी काम को करने के लिए, उसके तहत और अंतर्गत आपके अंदर एक लाइट होना चाहिए, एक इग्निशन होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब इंक्वायरी, क्यों ऐसा हुआ, कब ऐसे हुआ, कैसे इससे हुआ, ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अपने डाउट्स को पूछना चाहिए और जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में है उस चीज को भी आपको देखना समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प्स लर्निंग, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि इट हेल्प्स टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डिस्कवर न्यू साइड्स टू योर मैटर, ये और मदद करता है, किस चीज में आपकी मदद करता है कि आप नई नई चीजों को सीखो, नई नई चीजों का आविष्कार करो और उस चीज को खोजो जो शायद अभी तक आपने खोजी नहीं है। यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, शौक होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए जानने की उन चीजों के बारे में जो आपके इर्द गिर्द हो रही है। If you are inquisitive, you can gather much information about a subject than most people, अगर आपके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी है तो आप इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर सकते हो किसी भी विषय के बारे में उनके कंपैरिजन में लोगों के जिन लोगों में जानने की क्यूरियोसिटी, इच्छा शक्ति नहीं है। द क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी इज क्रूशियल फॉर अ क्रिटिकल थिंकर, जो भी क्वालिटी है क्यूरियोसिटी की वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्रिटिकल थिंकर्स के लिए। टू नो द हिडन मोटिव्स ऑफ पीपल, अगर आप लोगों के अंदर छुपे हुए मोटिव्स को जानना चाहते हो, ठीक है, टू नो द हिडन मोटिव्स ऑफ द पीपल,
is one of the rare qualities of a good communicator. ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है. रेयर मतलब किसी किसी कम्युनिकेटर में ये क्वालिटी मानी जाती है. Those with hidden motives are on a mission. अगर आप एक hidden motive पे है किसी मिशन के, and their impatience about often seeps through the cracks. वो cracks के बारे में भी बहुत कम देखते हैं. Cracks का मतलब यहाँ पर वो खाने वाले cracks नहीं है. Cracks का मतलब है जो भी आपके loop holes होते हैं, जो भी आपकी चीजों के अंदर hurdles होते हैं. They constantly revisit a certain subject. और वो लोग क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट में वो फेल हो रहे होते हैं या पूरी इंफॉर्मेशन गैदर अप नहीं कर रहे होते हैं, उस चीज के बारे में वो बार बार उसी की तरफ मोटिवेट होते रहते हैं उस चीज को सॉल्व अप करने के लिए. दिस वन ट्रैक माइंडनेस इज द मोस्ट टेटलसेन साइन ऑफ हिडन एजेंडा. ये जो एक तरफा माइंडसेट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हिडन एजेंडा को खोजने के लिए. दे हैव ओवरसाइज्ड रिएक्शन. उनके पास ओवरसाइज्ड रिएक्शन होती है, किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती है टू सर्टेन सजेशंस. जो भी विचार उनके पास अवेलेबल होते हैं वो, ठीक है. देयर मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी इज ऑन डिस्प्ले. और उनका जो मैनिपुलेटिव होता है, मैनिपुलेटिव मतलब मैनिपुलेट करने का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है. हमेशा चीजों के अंदर चेंज करते रहना, मैनिपुलेट करते रहना, चेंजेस लाते रहना, ठीक है. मैनिपुलेटिव आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ऑन डिस्प्ले उनकी जो पर्सनालिटी है वो हमेशा बदलती रहती है, कभी कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है. तो डिस्प्ले का मतलब होता है शो ऑफ या शोकेस पे, फ्रेम के अंदर. देयर आर सम वेज टू अंडरस्टैंड द हिडन मोटिव्स. अगर इन सबको समराइज करके ये कहूं, अगर हम हिडन मोटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कुछ तरीके हैं. आस्क देम. लोगों से सीधा पूछ लो कि भैया तुम्हारा हिडन मोटिव क्या है. A few people take the time to simply ask direct questions to people they encounter. सीधा सीधा उनसे पूछ लो कि भैया क्या मोटिव्स है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पूछ पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं उन लोगों से जो लोग एनकाउंटर करते हैं. एक्सरसाइज योर जजमेंट्स. आपको अपने जजमेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस अप करना चाहिए. यूज द जजमेंट टू ऑफ अदर्स. आपको हमेशा दूसरों के जजमेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए. पिकअप सम अनयूजुअल बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट. आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं जरूर बताया होगा कि काइनेसिस क्या होता है और आई कांटेक्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है. और बॉडी पार्ट के अंदर ही आई कांटेक्ट आता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काइनेसिस का, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का. आपको कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज दूसरे इंसान के बोलते समय उसकी पकड़ लेनी चाहिए, उसके जेस्चर्स और पोस्चर्स से और उसके आई कांटेक्ट से, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि द पर्सन इज ट्रू और द पर्सन इज ऑन अ फॉल्स साइड, यानी कि वो मैनिपुलेटिव कर रहा है या फिर ओरिजिनलिटी में वो बंदा ऐसे ही है. हैव यू नेगेटिव इमोशंस आफ्टर स्पीकिंग टू देम. आपको उनकी बातों को सुनने के बाद क्या आपके अंदर से नेगेटिव इमोशंस निकल के आए या नहीं. अगर आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. डू दे ऑलवेज सीम्स टू वांट द सेम थिंग. क्या वो लोग हमेशा उसी चीज को पाने के लिए लगे रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है. डू दे यूज टैक्टिक्स टू परसुएड यू. क्या उन्होंने किसी प्रकार का कोई टैक्टिक, कोई टैक्टिक का मतलब होता है कोई ट्रिक वगैरह यूज करिए. परसुएट का मतलब होता है आपको मोहित करने के लिए. अगर हाँ तो नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है. डज ही फोकस ऑन योर कॉन्वर्सेशन. उसका सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था या कॉन्वर्सेशन था. एज वी ऑल नो कि कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है टू वे. जितना आप दे रहे हो उतना सामने वाला भी दे रहा है. अगर है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है यानी कि वन वे कम्युनिकेशन था तो इसका मतलब कोई ना कोई हिडन मोटिव है. यानी कि आपको ये भी पूछना चाहिए क्या ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, उन्होंने भी पूरा पूरा सहयोग या फोकस आपकी बातों पर किया या नहीं किया. इससे पता चल जाएगा कि उसका हिडन मोटिव है या नहीं है, या हिडन मोटिव है तो उसका कारण क्या है. या हिडन मोटिव के बारे में आपको एक एनालिसिस लग जाएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस केस में जरूर है. ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी हम पहले पढ़ ही चुके हैं, क्रिएटिव मेथड भी हमने पढ़ लिए हैं. तो इस वीडियो के अंदर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम था आपका क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज. हमने ये सारे पॉइंट्स को पढ़ लिया है. ठीक है, तो इसके साथ अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो सिर्फ ये मुश्किल से 5 मिनट का एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा क्रिटिकल थिंकिंग, और ये इसके 3 पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला पॉइंट पढ़ लेंगे और उसके साथ ही हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. एल्स आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए. एल्स आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.